वेलकम 12th क्लास। आपका स्वागत है नए चैप्टर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स। देखो, अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें आपने देखा कि जितनी भी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो दो ही देशों के आसपास घूम रही थी, या तो अमेरिका या सोवियत संघ। सोवियत संघ का डिक्लाइन भी हो गया तो सब कुछ अमेरिका पे आ गया। अब मीन्स जो पावर है वो इधर उधर ही घूमी है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो शक्ति राजनीतिक हो, दो देशों के आसपास घूमी है। इसीलिए अब जो इसमें एक नया टॉपिक आता है उठ के कि भाई जो आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स या शक्ति है, इनके अल्टरनेटिव क्या क्या बने। तो इस पूरे चैप्टर में आपको वो ही पढ़ना है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस चैप्टर को। तो 12th क्लास, पूरे चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है क्षेत्रीय संगठन। मैं जानता हूं आपको सबने, जहां आपने ऑनलाइन देखा होगा, उन्होंने सीधा यूरो संघ या यूरोपीय यूनियन से पढ़ाना शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन, यूरो संघ इसमें है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं इनको जाने बिना आप यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन पे मत जाओ, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी यूरोप का एक क्षेत्रीय संगठन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए सबसे पहले हम इसका मीनिंग और इसके बारे में जान लेते हैं, फिर जल्दी से यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएंगे। तो 12th क्लास, सबसे पहले आता है क्षेत्रीय संगठन का अर्थ या मीनिंग। इसके अंदर ज़्यादा समझने से ज़्यादा कुछ एक दो चीज़ें समझकर उसके बाद इसको ऐसे का ऐसा ही निकाल देना, ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च हमें करनी नहीं है। प्रभुसत्ता, सवर्ण संपन्न देश जिनके पास सोवरेनिटी है, मतलब प्रभुसत्ता है, ऐसे देश जो सोवर्ण है, प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता सबको पता है, इंटरनली एक्सटर्नली पूरा फ्री हो, मतलब आंतरिक और बाह्य पूरा स्वतंत्र हो। वो देश जो स्वर्ण है या यूं कह लो सोवरेनिटी के अंतर्गत आते हैं, प्रभुसत्ता संपन्न है। स्वैच्छिक मतलब वो देश अपनी इच्छा से, कोई थोप नहीं रहा है, संगठन में आने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो स्वैच्छिक अपनी विल से। समुदायों, कम्युनिटी की एक ऐसी संधि है, सारे प्रभुसत्ता संपन्न एक ट्रीटी करते हैं, मिलकर संधि करते हैं, व्यवस्था सिस्टम बनाते हैं खुद, जो एक निश्चित क्षेत्र के फिक्स्ड एरिया के अंदर हो। फिक्स्ड एरिया कौन सा? जिसके अंदर वो रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो क्षेत्रीय संगठन काम करेगा, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन आकार में, साइज में छोटा होता है, वो सिर्फ उस रीजन में, उस क्षेत्र में काम कर रहा है जिस क्षेत्र के अंदर वो सारे देश आते हैं, उसके अंदर इनसाइड हो, तथा उन देशों के बीच आक्रमणकारी कार्रवाई, अटैकिंग एक्टिविटी ना हो। वो देश जो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या क्षेत्रीय संगठन में शामिल हो जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण या अटैक नहीं करेंगे। जो अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत या मतभेद का बातचीत से समाधान करेंगे, कंट्रोवर्सीज को टॉक ट्रीटी से ही समाप्त करेंगे। अब 12th क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसा मैं कंप्यूटर पे आपको दे रहा हूँ पॉइंट्स, वैसे ही लिख लेना, एक शब्द भी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये आएगा कि कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उसके अंदर समझने से ज़्यादा है कि आप उसको पढ़ के लिख लो बस। इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत बड़ी कोई आफत नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ वो ज़रूर से सुन भी लेना। और जो मेरे मेन पॉइंट है उसमें चाहे आप एक भी वर्ड को ऐड मत करना, जो आपको दे रहा हूँ वही लिख देना ऐसा कैसा, क्योंकि आंसर में भी वही आएगा अगर पूछ लिया तो जल्दी से अब उस कंप्यूटर वाले उस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात और बता दूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के ऊपर जब मैंने पूरा टाइप कर लिया था काफ़ी हद तक, तो कुछ पेजेस पे इंग्लिश मीडियम के वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बोल दूंगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं ज़रूर से उसको उसका इंग्लिश वर्जन भी दे दूंगा। बोलूँगा तो सही, लेकिन वर्जन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर उससे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे हाथ थोड़ा इतना अच्छा है नहीं, इस वजह से थोड़ा बाद में याद आया, तो जितना मेरे से हुआ मैंने बाद में कर दिया। हालांकि कुछ दिक्कत है, लेकिन वो आप सुन लेना, ना सुन के भी समझना है तो मुझसे पूछ लेना। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आएगा क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला आएगा क्षेत्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, मतलब उस रीजन में यूनिटी की भावना, इमोशंस को उत्पन्न करना, लाना।
तो जिस क्षेत्र के लिए भी संगठन होता है, क्षेत्र मतलब रीजन, जैसे यूरोप का अपना है, साउथ एशिया का हो सकता है, ईस्ट एशिया का हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका का हो सकता है। तो जिस भी रीजन या क्षेत्र में वो काम कर रहा है, वहाँ के देशों में यूनिटी, या वहाँ के देशों के लोगों में यूनिटी और मिलजुल कर समस्या या प्रॉब्लम का निवारण या सॉल्व करने की भावना। दूसरा हो जाता है क्षेत्र में उन्नति और विकास। क्षेत्रीय संगठन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि उस क्षेत्र या रीजन में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस लाए, अर्थात उन्नति और विकास लाए। इसका सबसे मैंडेटरी या यूं कह लो अनिवार्य उद्देश्य होता है तीव्र गति से, फास्ट स्पीड से विकास करना। अब बढ़ते हैं आगे। सहयोग तथा व्यापार, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड ट्रेड, इसका मतलब ये होगा क्षेत्रीय संगठन आर्थिक विकास या यूं कह लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। व्यापार, व्यापार मतलब ट्रेड से आपसी संबंध, जो इंटर रिलेशंस होते हैं दो सभी देशों के, आपस में बेहतर या बेटर होते रहते हैं। नेक्स्ट है विश्व में शक्ति संतुलन की स्थापना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है, शक्ति संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पावर। विश्व में एक या दो महाशक्ति हो तो हमेशा याद रखना, पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज है, शक्ति एक जगह पर केंद्रित है, तो उसका गलत फायदा या दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए क्षेत्रीय संगठन मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर पावरफुल है तो वो ऐसा नहीं होने देता, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को ये बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है सदस्य संख्या। क्षेत्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपने देखा यूएनओ, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए, ये छोटे होते हैं आकार में, साइज में स्मॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस एक रीजन क्षेत्र में है। इससे आपसी मामले, जो आपसी उनके कंट्रोवर्सीज है, मुद्दे हैं, उनको समझाना या सुलझाना आसान हो जाता है, और युद्ध के बगैर, बिना वॉर या अटैक के, वो आपस की अपनी प्रॉब्लम्स को या समस्याओं को, मतभेद को, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट्स को सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है सदस्य संख्या। अब बढ़ते हैं आगे। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक को आप यूं समझ लीजिए रीजनल या यूं कह लो जियोग्राफिकल रीजन्स। क्योंकि जब भी क्षेत्रीय संगठन बनेगा तो वो एक क्षेत्र, एक रीजन में बनेगा। ऐसा नहीं होता कि एक देश दूसरे से अलग है, एक दूसरे से देशों का बॉर्डर या यूं कह लो कि उनकी सीमाएं लगी होती है। इससे क्या है, एकता बनी रहती है, धन कम लगता है। पैसा कैसे कम लगेगा? पैसा कम खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आपस में देशों का बॉर्डर या सीमा लगी हुई है। कृषि, उद्योग, विद्युत मतलब बिजली, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यातायात, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रैवल, शिक्षा, एजुकेशन, सड़क, ये सब, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब आसानी से जुटा सकते हैं क्योंकि उनके बॉर्डर एक दूसरे से जुटे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर बॉर्डर लगे हैं तो उस क्षेत्र की जो भाषा और संस्कृति है, जो लैंग्वेज और कल्चर है, लगभग लगभग एक जैसा सा होगा। जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान भले ही कोई संगठन में ना आते हों, लेकिन, और संगठन बना भी हुआ है, लेकिन इनके कल्चर, भाषा आप देखोगे लगभग लगभग एक जैसा है। तो इससे क्या होता है, वहाँ की कल्चरल जो उनकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक जैसी रहती है, सांस्कृतिक विशेषताएं। इससे ये संगठन एकता बनाने में, यूनिटी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल या सहायक होते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसका महत्व, इम्पोर्टेंस क्षेत्रीय संगठन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का। विश्ववाद, वर्ल्डिज्म मतलब ये धीरे धीरे जैसे एक क्षेत्र में एकता लाते हैं, तो ऐसे अगर कई क्षेत्रों में एकता आएगी, रीजन्स में एकता आएगी, तो धीरे धीरे सभी में ही होगा कि हाँ भाई हम वर्ल्डिज्म, सभी एक ही विश्व के सिटीजन या नागरिक हैं, इसका मार्ग आगे ले जाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के लिए सहायक, यूएनओ के लिए हेल्पफुल है। देखो यूएनओ में अगर छोटे छोटे संगठन आ जाते हैं तो वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान या सोल्व कर लेंगे, तो यूएनओ को काफ़ी समस्याओं में अपना इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूएनओ खुद ये कह देता है हाँ भाई ठीक है, तुम शांति से समस्याओं का पीसफुली अपना प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लो, समाधान कर लो। अंतर्राष्ट्रीयता, वही इंटरनेशनलिज्म, क्षेत्रीय एकता, और धीरे धीरे क्षेत्रीय एकता बढ़कर इंटरनेशनलिज्म में बदल जाती है। मतलब उसे धीरे धीरे बड़े लेवल की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। राष्ट्र हित की बजाय, जो एक नेशन का फेवर है, उसकी बजाय सब इंटरनेशनल हित या इंटरनेशनल फेवर या अंतर्राष्ट्रीय हित के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ देश हित से ऊपर क्षेत्र को, और क्षेत्र से ऊपर विश्व को महत्व देने लग जाते हैं। तो ये हो गया इसका महत्व। तो 12th क्लास,
रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या क्षेत्रीय संगठन को समझने के बाद अब आते हैं हम सबसे पहले अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या क्षेत्रीय संगठन पर। पहला क्षेत्रीय संगठन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूरो संघ या यूरोपियन यूनियन। इसकी शुरुआत स्थापना कैसे होती है उसको देखो। मार्शल योजना, जब मैंने आपको शीत युद्ध के कारण पढ़ाए थे तो उसमें मार्शल योजना, मार्शल प्लान बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो माई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, ज़रूर से देख लेना। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय संघ की शुरुआत होती है। अब एक बात को देखो, जैसे अब मैंने आपको बताया था नाटो बनाया गया था, ये भी वेस्ट यूरोप और अमेरिका को लेकर बनाया गया था, लेकिन बेसिकली ये जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप या पश्चिमी यूरोप के देशों का वो संगठन था नाटो, जो सैनिक क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव था। पर पश्चिमी यूरोप के देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी हो वेस्ट यूरोप में, इसके लिए अलग से मार्शल योजना के तहत 1948 में पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक संगठन की शुरुआत की जाती है, जो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को बनाने का एक ही बड़ा मकसद था कि किसी भी तरह वेस्ट यूरोप, पश्चिमी यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाही हुई है और उसके बाद जो विनाश हुआ है, उस डिस्ट्रक्शन से, उस विनाश से उभरने के लिए उन देशों की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को उठाया जाए। इस एक योजना का और इस एक संगठन के बनाने का मकसद सबसे बड़ा यही था, क्योंकि विनाश बहुत ज़्यादा हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उससे उभरने के लिए, दोबारा से उस इमर्ज कर सके एक बड़ी पावर बने वेस्ट यूरोप के देश, इसके लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी मेन। ठीक है, तो उनका आर्थिक विकास करने के लिए किया गया। लेकिन 1948 में डायरेक्ट यूरो संघ नहीं बना, ये धीरे धीरे, इसका भी पूरा अभी इसके बाद यही टॉपिक है, इसके विकास के चरण, किस तरह इसने डेवलप किया, एक आर्थिक या इकोनॉमिक समुदाय से, कम्युनिटी से कैसे यूरो संघ धीरे धीरे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संगठन बन गया, ये भी इसी के बाद आएगा। लेकिन सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई 1948 में? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये पहला स्टेप ये था, इसकी स्थापना होती है यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला बनता है। इसके बाद धीरे धीरे इससे ही विकास करते करते अलग अलग तरीक़ों से नए नए देश आते गए और अलग अलग चरणबद्ध तरीके से, सीक्वेंस से नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बनती गई, कोयले की, इस्पात की, एक एटॉमिक की, और धीरे धीरे फिर यूरो संघ फाइनली एक राजनीतिक संगठन या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो अब यहाँ से शुरुआत और स्थापना के बाद आप आओ यूरोपीय संघ के विकास के चरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वो। अब चलते हैं यूरो संघ का विकास और विकास के चरण। यूरो संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल, ये मार्शल वाला मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको याद हो तो, कि जब शीत युद्ध के कारण बताए थे कि मार्शल कौन थे, अमेरिका के विदेश मंत्री। उन्होंने पश्चिमी यूरोप में एकता और विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसकी शुरुआत की थी। और सबसे पहला जो 1948 में संगठन बना था वो बना था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1948 में मार्शल योजना के तहत। 12th क्लास ये याद, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि मार्शल योजना के तहत ही यूरो संघ की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यूरोपीय कोयला इस्पात संगठन। पश्चिमी यूरोप के, वेस्ट यूरोप के 6 देशों या 6 कंट्रीज ने इस यूरोपीय कोल एंड इस्पात मतलब स्टील संगठन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इसमें वेस्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी या इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन्हीं 6 देशों ने, देखो यही पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने 1957 में रोम
रोम इटली की जो राजधानी है, संधि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया और बाद में 1957 में यही यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, मतलब कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का निर्माण इन्हीं 6 देशों ने किया। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन इसके सदस्य बनते हैं या मेंबर बनते हैं। 1979 में पहला प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन ऑर्गेनाइज या आयोजित किया गया। 1981 में यूनान, मतलब ग्रीस, यूनान और ग्रीस एक ही देश है, इनको अलग मत समझना, भी इसका सदस्य बन जाता है। 1985 में शांगेन संधि के अनुसार, शांगेन जो शहर है, 1985 में इसकी ट्रीटी होती है। समुदाय के सदस्य के बीच सीमा नियंत्रण, बॉर्डर का जो कंट्रोल होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है। मतलब अब यूरोपीय यूनियन के सभी देश एक दूसरे में बिना किसी रोक टोक के यहाँ के लोग जा और आ सकते हैं। 1986 में पुर्तगाल, स्पेन भी इसके मेंबर बन जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। 1990 में जर्मनी, जो पहले वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी अलग अलग थे, वो एक हो जाते हैं, एकीकरण हो जाता है। 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 और 2 के लिए, maastricht संधि, maastricht ट्रीटी के तहत या इसके अंडर हस्ताक्षर हो जाते हैं और यूरो संघ का गठन हो जाता है। मतलब जो अभी तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, वो बदलकर 1 नवंबर 1993 को, 1 नवंबर 1993 को लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर यूरो संघ, यूरोपियन यूनियन कर देते हैं और ये एक पॉलिटिकल या राजनीतिक संघ बन जाता है। ये मेरी बात को याद रख लेना जो मैंने बोला है। maastricht संधि के बाद ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये यूरो संघ में बदल जाती है और एक राजनीतिक संगठन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप या फेस ले लेती है। 1993 से ही एकीकृत बाजार, ये मतलब ये कहते हैं कंबाइंड मार्केट, इसे कहते हैं कि पूरा यूरोप के देश जो भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, यूरो संघ में शामिल देश हैं, वो एक देश कहीं भी अपने पूरे विश्व यूरोपियन यूनियन में कहीं भी मार्केट में सारा सामान बेच सकते हैं। मतलब कोई भी मेंबर किसी भी देश में अपना सामान बेच सकता है। 1995 तक इसके 15 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 26 है। याद रखना पहले 27 हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर लिया, अलग हो चुका है, इसलिए अब इसे 26 बोला जाता है। वर्तमान में इसकी मुद्रा यूरो है, यूरो इसकी मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है यूरो। डेनमार्क और स्वीडन को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 12th क्लास, डेनमार्क और स्वीडन वो देश है जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया, उनकी अपनी मुद्रा है, बाकी सारे देशों ने यूरो को अपनाया हुआ है। तो ये हो गया यूरोपियन यूनियन के विकास के चरण। तो 12th क्लास, यूरो संघ का झंडा, झंडा कैसा है और उसका मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। यूरो संघ का झंडा जो बेस है वो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, इसमें 12 सितारे हैं, ये 12 स्टार्स हैं जो गोल्डन कलर के आते हैं। ठीक है, अब इस झंडे का क्या मतलब है, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं, यूनिटी, सोलिडारिटी और हार्मोनी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोपियन लोगों के लिए इन तीनों चीजों का ये निकलता है। अब आता है यूरो संघ का अपना झंडा है, जिसका मतलब है सोने जैसे रंग के 12 सितारे हैं, जो किसका प्रतीक है, पूर्णता का, समग्रता का, एकता का प्रतीक है, सिंबल है। तो इंग्लिश वाले ये वाले 3 पॉइंट लिखेंगे अगर उनसे पूछा जाएगा यूरोपियन झंडे का या यूरोपियन फ्लैग का क्या मतलब है, यूरो यूनियन के फ्लैग का, और हिंदी वाले ये 3 बातें लिखेंगे और उससे आपका 1 नंबर भी नहीं जाएगा। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं यूरोपियन यूनियन के प्रधान अंग। सबसे पहला सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन मंत्री परिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूरोपियन संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, आर्थिक सामाजिक नीति, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, यूरोपियन संघ के कानूनों के लिए न्यायालय या जस्ट काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपीय संघ के उद्देश्य, इनमें कोई भी दिमाग मत लगाना, ऐसे कैसा लिख देना, आज तक पूछा नहीं गया, बस लिखने के लिए जरूरी है क्योंकि 1-2 में आ जाता है। आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक यूनिटी,
वस्तु व्यक्ति पूंजी, कमोडिटी, सिटीजन एंड कैपिटल, जो भी आपके मनी है वो ट्रांसफर हो जाए विदाउट इंटरफेयर, एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक जा सकते हैं। सदस्य देशों की कृषि प्रणाली, उद्योग धंधों का विकास, मतलब जो भी देश है उनका डेवलपमेंट किसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का। शांति स्थापित करने के लिए सांझी सुरक्षा और विदेश नीति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो ना केवल राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पॉलिसी है वो भी ज्वाइंट है, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी। सब देश एक साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। निर्धन संपन्न और अमीर गरीब देशों के बीच की खाई को कम करना, मतलब रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्री, जो अमीर गरीब देश हैं उनके बीच की खाई को कम करना। पर्यावरण में सुधार, एनवायरमेंटल के रिफॉर्म्स करना, वन मतलब फॉरेस्ट को बचाना, वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और नदियों की, रिवर्स की सुरक्षा करना, सिक्योर करना। तो ये है इसके उद्देश्य। तो 12th क्लास इन पॉइंट्स को ऐसे का ऐसा लिख लेना और उतार लेना, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐसे का ऐसा उतार सकते हैं। ठीक है।